व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। झारखंड में आदिवासियों का बंद, जानिए रांची में रैंप क्यों बना मुद्दा। क्या बेकाबू होने लगा कोरोना, पिछले 24 घंटों में 276 नए केस। मुंबई एयरपोर्ट पर जमकर चले लात घुसे, कपड़े भी फाड़े, आपस में भिड़े कैब ड्राइवर और गार्ड्स। तो खबरें विस्तार से। झारखंड में आदिवासियों का बंद, जानिए रांची में रैंप क्यों बना मुद्दा। झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी धार्मिक स्थल सरना स्थल के पास फ्लाईओवर के तहत एक रैंप के निर्माण के विरोध में विभिन्न संगठनों ने बुधवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। बंद के तहत प्रदर्शनकारियों ने आज सुबह बिजुपाड़ा के पास रांची डाल्टनगंज मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया है कि पूरे झारखंड में खासकर राजधानी रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कई संगठनों ने मंगलवार शाम यहां मशाल जुलूस निकाला और सीरम टोली में नवनिर्मित रैंप को तत्काल हटाने की मांग की। उनका दावा है कि यह रैंप उनके धार्मिक स्थल तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर रहा है और यातायात के कारण इसकी पवित्रता प्रभावित हो सकती है। वही कहते हैं कि यह फ्लाईओवर 2.34 किलोमीटर लंबा है और इसमें रेलवे लाइन पर 132 मीटर का हिस्सा भी शामिल है। यह सीरम टोली को मेकॉन से जोड़ेगा और इसका उद्देश्य क्षेत्र में यातायात की आवाजाही को आसान बनाना है। ये भैया
कहिले छोडे त्यो छोडो त्यो बात हैन दोस्त प्रतुल को लेके घर चल गया। हाँ बढ़ते अगली खबर की ओर। क्या बेकाबू होने लगा कोरोना? पिछले 24 घंटों में 276 नए केस। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला, जिसके साथ ही देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4302 हो गई और 7 नए मौतें दर्ज की गई। वहीं कोरोना के बढ़े मामले को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में 60 नए मामले सामने आए हैं, जबकि यूपी और दिल्ली में क्रमशः 63 और 64 संक्रमण के मामले मिले। एक दिन पहले कोविड-19 के 65 नए मामलों के साथ एक्टिव केस की संख्या 4026 तक पहुंच गई थी। इसी अवधि में दिल्ली में 47 नए मामले दर्ज किए गए और केरल में 35 नए मामले सामने आए। इसी के साथ कलबुर्गी के जिम्स अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार सियार जी का बयान सामने आया है। देखिए वीडियो। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई एयरपोर्ट पर जमकर चले लात घूसे, कपड़े भी फाड़े, आपस में भिड़े कैब ड्राइवर और गार्ड्स। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अचानक अफरा तफरी मच गई। पार्किंग को लेकर मामूली कहासुनी में हिंसक रूप ले लिया है। ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड के बीच देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह विवाद पार्किंग स्लॉट को लेकर हुआ है। पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। कुछ ही मिनटों में हवाई अड्डे का माहौल तनावपूर्ण हो गया है और वहां मौजूद यात्री भी घबरा गए। घटना की सूचना मिलते ही सहार पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को काबू में किया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर मारपीट में शामिल ड्राइवर और सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में ले लिया है। बस बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर रहा है। संसद ने बताया कैसे कई देशों की धारणाओं को बदला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का डेलीगेशन दुनिया के कई देशों में गया और पाकिस्तान के आतंकवाद को इंटरनेशनल लेवल पर बेनकाब करने का काम किया गया है। इसी के बाद अब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में 5
देशों की यात्रा पूरी करने के बाद CPI-M सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने कहा है कि कई देशों में गलत धारणा फैली हुई थी कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर रहा है। इस पहल के चलते हमने कई तथ्यों को उन देशों तक पहुंचाया और इन धारणा को बदला है। इसी के साथ सांसद ने कहा है कि विपक्षी सदस्य जो आउटरीच प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, उन्होंने अपने दायित्व और कर्तव्यों को पूरा कर लिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर को पेश किया है। We have got mixed response from all these countries. We visited Japan, South Korea, Indonesia, Singapore and Malaysia. There were so much of misinformation, disinformation in that part of the globe. Maybe because of the Western media's reportage on Indo-Pak skirmishes. There were so many impressions that India has been doing something against Pakistan and Pakistan was claiming victimhood. But our mission could ensure that India's message and the actual position that was on the ground, this was explained to them. We also told about the incidents of terrorism that was inflicted on India. The difference between India and Pakistan also was given us a big description there. India being a secular, with rich diversity, democratic country where Pakistan indulging in theocratism and also military rule. And we feel that the message of this mission has gone down very well among those countries. We could meet state agencies, state actors, non-state actors, ministers, parliamentarians, think tank, media, community, and all those sections of the society. And at the end of the day, when we have completed the mission, we feel that we have fulfilled the mission or the responsibility that was entrusted to us. Having said this, now since the opposition members who are part of the outreach team have fulfilled their obligation and duty, it is for the government to fulfill its duty of convening the parliament and informing the people. We have informed the world community. Now let the government take the initiative to convene the parliament so that our Indian people are also informed about nuances. We don't want to have a unilateral description of the events. Let it be as per the rules of the democracy, where questions could be asked, where suggestions could be done. Let there be a fruitful discussions and discourse on the floor of the parliament so that we can take the people along with us. So yesterday the 16 political party from the opposition has written letter to the Prime Minister. See, CPI-M also. Yeah, the tagline of that is very simple. Yes, despite the differences, we cooperated with the government. We fulfilled our duty. Let the government also discharge its obligation and duty to the Indian people. That was the sum and substance of the letter. I'm just putting as a tagline so that people can understand that. And also the government could legibly understand what we actually want. Now the opposition parties were raising demands for an all-party meeting with PM presiding it and also convening a special parliament session. Because, see, it's a democracy. We have a buoyant democracy where a lot of questions are there. That will only strengthen the country. I mean, just hiding everything or camouflaging everything, putting everything under the carpet will not help us. We are much more sensible, much more vibrant and dynamic than the Pakistan. Despite Pakistan being a theocratic state which is under the spell of the rule, military rule, they had a parliament session. So the whole world must be looking up to us, how we are going to tackle it. See, without taking the people to our side, how are we going to convince them? And at intervals, there are so many reactions that are coming from the government agencies, including the CSD. So let us be very clear about it. Let the government come, let the political leadership come, let the executive come. So the essence of democracy is that the executive is accountable to the legislature, that is to the people. So since we cooperated with the government fully, I can say that our team, with my little information about other team, we all worked in tandem together. There was unity of purpose and direction. There was not even a single iota of difference amongst the members. My team comprised of 5 political parties and 3 political parties are from the opposition. Despite that, it was smooth. Our leader Sanjay Jha could lead it with so much of cohesion. So
basically we have upheld the so-called intention of the government. Since we have fully discharged our functions and duties, it is for the government to heed the voice of the opposition. बढ़ते अगली खबर की ओर। आरसीबी को बधाई देते भगोड़े माल्या पर टूट पड़े लोग, बोले एसबीआई का इंतजार भी खत्म करो। आरसीबी ने मंगलवार को 3 जून को पंजाब किंग्स को हराकर इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीत लिया है। जब पूर्व फ्रेंचाइजी के मालिक विजय माल्या ने टीम को चैंपियन बनने की बधाई दी तो लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुनाई और खूब मजे लिए। भगोड़े माल्या को भारत लौटकर एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहुंचकर कर्ज चुकाने को कहा गया। विजय माल्या ने एक्स पर लिखा है कि आरसीबी आखिरकार 18 साल बाद आईपीएल चैंपियन बन गई है। 2025 के टूर्नामेंट में अभियान शानदार रहा। बेहतरीन कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ वाली संतुलित टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। बहुत बहुत बधाई है, साला कप नाम दे। जिसके बाद यूजर्स ने कमेंट करना शुरू कर दिया है। माल्या की पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा है कि कम से कम अब तो कर्ज चुका दो। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत का दुनिया भर में डेलीगेशन भेजना कैसे रहा सफल, पाकिस्तान का जिक्र कर सुप्रिया सुले ने समझा दिया। भारत का दुनिया भर में डेलीगेशन भेजना किस तरह सफल रहा, सांसद सुप्रिया सुले ने इसको लेकर बात कही। उन्होंने कहा है कि भारत की ही कॉपी करके अब पाकिस्तान भी यह कदम उठा रहा है। इससे साफ होता है कि भारत की यह पहल सफल रही है। दरअसल भारत की देखी अब पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी भारत पाकिस्तान तनाव के बाद अपना डेलीगेशन दुनिया के कई देशों में भेजेगा। पाकिस्तान की इस हरकत पर सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि हमारा यह कदम कामयाब हुआ तभी पाकिस्तान कॉपी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि देखिए, आपको कोई कॉपी क्यों करता है, आपको कोई कॉपी तभी करता है जब उसको लगता है कि यह प्रोडक्ट अच्छा है, तभी तो कॉपी करता है। मैं बड़ी विनम्रता से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्र मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री किरण रिजिजू, इनके मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने जो विश्वास हम सब पे दिखाया और हमारा पूरा डेलीगेशन 11 दिनों से, अभी आज 11वां दिन है, हम 4 देशों में जाए। बहुत अच्छा एमईए ने जो मीटिंग्स करवाए, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। और जो भी हमारी ट्रिप में जिन से मिले, हर जो भी नेता हमें मिला या जो भारत के वेल विशर्स रहे हैं, सब ने हमें सिर्फ एक ही चीज़ कही कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और ऑपरेशन सिंदूर में हम पूरी ताकत से, जो घटना भारत में हुई है, इस ऑपरेशन में हम भारत के साथ हैं और भारत के सुख दुख में हम पूरी ताकत से भारत के साथ रहेंगे। एक बात लगातार हर मीटिंग में आई चारों देशों में कि हर एक का एक ही कहना था कि आतंकवाद ये किसी जाति धर्म का नहीं होता, वो आतंकवाद होता है। और कोई भी, भले आज ही की मीटिंग में हुआ क्या, भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी हो, ये सब हमें प्यार से जोड़ के रखा है। और हमारे भारत में विविधता ही, आप देख रहे कितना सुंदर अपना देश है और इसी विविधता में हम लोग इतने साथ में रहे हैं और बड़े भी हुए हैं। तो मेरा भारत महान है इस बारे में। लेकिन हर राज्य देश में हम जब गए तो हर देश में एक ही कहा, टेरर हैज़ नो रिलीजन, ये सब ने कहा। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से भारत के साथ ये चारों देश खड़े हैं। देखिए, अगर कोई कॉपी जब करता है तो इसका मतलब क्या है? कॉपी क्यों करता है आदमी? क्योंकि उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तभी तो कॉपी करेगा ना। तो उनको लगा है कि ये जो एमईए का ऑपरेशन सिंदूर का जो सोचा है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जयशंकर जी, माननीय किरण रिजिजू जी ने, उन्होंने कुछ सोच के ये पूरा प्रोग्राम बनाया। और आगे देर से हमारे बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो कॉपी कर रही है हम लोग को, इसका मतलब ही हमारा तो सक्सेसफुल हो गया ना। सक्सेसफुल हुआ इसीलिए तो। बढ़ते अगली खबर क्या, ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस अनिल चौहान का एक और बड़ा खुलासा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
जनरल अनिल चौहान ने पुणे में पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर चर्चा की। उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी और कहा है कि भारत आतंकवाद और परमाणु हमले की धमकी के साए में जीने वाला नहीं है। पेशेवर सैन्य बल नुकसान के बारे में नहीं सोचते, युद्ध में नुकसान नहीं, परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि युद्ध उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता। किसी भी तरह के युद्ध में दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, हिंसा और हिंसा के पीछे की राजनीति। तीसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन, जो लगातार हो रहा है। I think in some part I was able to address this. What I said was, from our side, we didn't want to get into a long kind of a conflict. We've seen our experience in Operation Prakaram. We were there for almost about 9 months. It involves a lot of expenditure, disrupts everything. And we had seen this to some extent after Balakot. There was a deployment which we had mobilized. So in this particular case, what happened was, before this mobilization could be completed, the operations was halted. Of course, Operation Sindoor, as you know, is not over as yet. It continues. It's a temporary cessation of hostilities. There's a need to keep our guard up. So this, I think, is important. But as far as the Pakistani side is concerned, I can make a guess, 2 guesses. That is, one, that they were losing things faster at a very, very long distance. And they thought that if this continued for some more time, they're likely to lose more. And hence, they picked up the telephone. Second thing, give the enemy also, your adversary due. He had also attempted a large number of attacks. On 10, starting from 1 o'clock till about 9:30, 10, huge number of attacks. They continued subsequently also. And he would have assumed that some of them are as successful as Indians have been. Of course, that didn't happen, and he had no way to realize this. Like in the initial stages also, when we were hitting very deep, I'm not talking about the first day. On 7th, we had ensured that we had all kinds of imageries. But then it's a dynamic war. Then we really did not know what is the effect on Sargodha, what is the effect on Murid, what is the effect on Gulari. So what is the effect on Jacobabad? It's after once you get a satellite image. So the first few hours, we're not very sure. Of course, we were all aided by Pakistanis themselves because they were putting up things in the social media, so we had some idea of its success. But we had to wait for confirmation from satellite imageries and other sources, say signal intelligence or otherwise. So we were quite sure. They were also not sure. They might be hoping that they have also done similar kind of damage. But probably their hopes were belied after 3 or 4 days when they would have searched the satellite images from whichever country they're buying from, that they have not done. So by the time it was pushing. बढ़ती अगली खबर क्या, ऑपरेशन बंगाल क्या है? पीएम के बयान के बाद टीएमसी बीजेपी आमने सामने। बीजेपी के ऑपरेशन बंगाल के ऐलान से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल मच गई है। टीएमसी ने बीजेपी पर राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचार और सरकार की विफलताओं को उजागर करने का अभियान बता रही है। विवाद गहराता जा रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप शामिल है। यह देखना बाकी है कि यह अभियान जनता के मुद्दे पर केंद्रित रहेगा या चुनावी हथकंडा साबित होगा। वही बीजेपी का दावा है कि ऑपरेशन बंगाल का मकसद सिर्फ राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और ममता बनर्जी सरकार की विफलताओं को जनता के सामने लाना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि इस अभियान के तहत पार्टी पूरे राज्य में जनसंपर्क करेगी और बताएगी कि पिछले 15 वर्षों में तृणमूल सरकार ने किस तरह जनता को ठगा है। अब देखना यह है कि ऑपरेशन बंगाल वाकई जनता के मुद्दों पर केंद्रित अभियान बनता है या चुनावी हथकंडा। बढ़ते अगली खबर क्या, उत्तराखंड कैबिनेट में 12 प्रस्तावों पर मुहर, ई वाहनों पर टैक्स माफी से लेकर भर्ती परीक्षाओं तक ये अहम फैसले। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। बैठक में पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता नियमावली, भर्ती परीक्षाओं, ई वाहन टैक्स माफी, पर्यटन योजनाओं और पेंशन जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय, 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित का लाभ मिलेगा। देहरादून की सीएनजी व
BS 6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम 15 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। सब इंस्पेक्टर स्तर के सभी पदों की परीक्षा भी एक समान तरीके से कराई जाएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद सृजित किए गए, वहीं मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद स्वीकृत हुए। बढ़ते अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ पहुंचे राहुल गांधी, हरियाणा कांग्रेस के विस्तार के रोड मैप पर चर्चा शुरू। हरियाणा कांग्रेस के संगठन विस्तार का रोड मैप तैयार करने के लिए आज सांसद राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। वे हरियाणा कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके बाद संगठन विस्तार के लिए नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षकों और उनके सहयोगी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान राहुल 11 साल से लटके हरियाणा में संगठन विस्तार को लेकर दिशा निर्देश देंगे। हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और चंडीगढ़ पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। सूत्रों के अनुसार कई कार्यकर्ताओं को सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रवेश करने से रोका गया, जिससे नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ बहस शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे अपने नेता राहुल गांधी के स्वागत के लिए उत्साहित थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। थोड़ी जगह दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीआरएस को भाजपा में विलय करने का किया गया है प्रयास। भारत राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य कलवकुंटा कविता ने हाल ही में मीडिया कर्मियों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत में पार्टी के भीतर चल रहे अंदरूनी कलह और भाजपा के साथ संभावित विलय को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। यह बयान उस कथित लीक हुए पत्र के बाद आया है, जिसमें कविता ने अपने पिता और बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव को संबोधित किया था और उनसे पार्टी के भविष्य को लेकर कुछ फैसले लेने की गुहार लगाई थी। बीआरएस एमएलसी कलवकुंतला कविता ने न्यायमूर्ति पीसी घोष आयोग द्वारा बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को जारी किए गए नोटिस के खिलाफ तेलंगाना जागृति महाधरना में हिस्सा लिया है। यह आयोग कलेरेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है। The very formation of Telangana state was based on the demand for our share of water in Godavari river. Today, Congress government is not addressing the issues of Andhra government taking away 200 TMC of Godavari water, which is rightfully the share of Telangana. So we demand that the notices given to KCR Garu are nothing but political notices, not anything else, but to smear his name. That is what is the intention. So my only demand today is the notices given to KCR are here to smear his name, but we demand at the same time the water of Godavari should be protected. The 1000 TMC that we are supposed to get, we should get. I am demanding the Chief Minister, Mr. Revanth Reddy Garu, to write a letter to the central government immediately to stop the Banakacharla project by Andhra government. Thank you. Jai Telangana. విత్ పర్మిషన్ చేస్తున్నాం ధర్నా మేము ఒట్టిగా చేస్తలేము. రెండవది జిల్లాల నుండి మా నాయకుల్ని మీరు బైండ్ ఓవర్ కావాలని చెప్పి బలవంతంగా పోలీస్ స్టేషన్లకు తీసుకెళ్లడం, మంచిర్యాల్ మా పెద్దపల్లి జిల్లా అధ్యక్షుని అట్లానే మా కందుల ప్రశాంత్ని ఇట్లాంటి వాళ్ళందరినీ మంచిర్యాల్ రామగుండ జిల్లాల్లో మరి బైండ్ ఓవర్ కావాలని
ఫోర్స్ చేస్తున్నటువంటి కండెం సురేష్ గారిని అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. ప్రభుత్వం పర్మిషన్ ఇస్తే ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాపాలన అని చెప్పుకుంటున్నారు. మా వాయిస్ వినిపించనియాలి. అంత భయం అయితే పర్మిషన్ ఇవ్వకండి. ఎందుకోసం భయపడుతున్నారు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ప్రభుత్వం కానీ? ఎందుకంటే మీరు చేస్తున్నది 100% తప్పు అన్న విషయం మీకు తెలుసు. ప్రజాక్షేత్రంలో మేము మిమ్మల్ని ఎండగడతామన్న విషయం తెలుసు. అందుకే ఇవాళ చేస్తున్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా చేస్తున్నటువంటి ధర్నాను మీరు అడ్డుకోవాలని చూస్తా ఉన్నారు. ఊరుకునేది లేదు. మీరు మమ్మల్ని ఇక్కడ అడ్డం పడితే హైదరాబాద్ లో చేయనీయకపోతే జిల్లా జిల్లా పోతాం బిడ్డ, గల్లీ గల్లీ తిరుగుతాం. మీరు చేస్తున్నటువంటి అన్యాయాన్ని వివరించి చెప్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని మేము హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. ఏం తప్పు చేసినాం? ఏం తప్పు చేసిరు కేసీఆర్ గారు? నీళ్లు ఇవ్వడం ఆయన చేసినటువంటి తప్ప? నిధులు తీసుకురావడం ఆయన చేసినటువంటి తప్ప? కేసీఆర్ కిట్ ఇవ్వడం ఆయన చేసినటువంటి తప్ప? అభివృద్ధి పదంలో తెలంగాణను దేశంలో నంబర్ 1 గా నిలబెట్టడం తప్ప? ఏం తప్పు? ఎందుకోసం నోటీసులు ఇచ్చిరని ఇవాళ తెలంగాణ జాగృతి తరఫున, యావత్ తెలంగాణ సమాజం తరఫున నేను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అంటే కేవలం 3 బెరాజ్లేనా? కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అంటే కేవలం 3 బెరాజ్లే అని చెప్పి మీరు ఒక కాంగ్రెస్ కమిషన్ వేసిండ్రు. అది జ్యుడిషియల్ కమిషన్ కాదు, ఏం కాదు. కేవలం అది ఒక రాజకీయ కమిషన్, కాంగ్రెస్ కమిషన్. అది 21 పంప్ హౌస్లు ఉన్నాయి కాళేశ్వరంలో, 15 రిజర్వాయర్లు ఉన్నాయి, 200 కిలోమీటర్ల పైచిల్కు టన్నెళ్లున్నాయి, 1500 కిలోమీటర్ల పైచిల్కు కాలువలున్నాయి. కాళేశ్వరంలో ఎత్తిపోసిన మట్టి बढ़ते अगली खबर की ओर। एनडीए की निकम्मी सरकार कब तक ढोएगा बिहार? तेजस्वी यादव ने कार्टून पोस्ट कर पीएम मोदी और नीतीश पर बोला है हमला। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनेता जमीन तैयार कर रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक इन दिनों बिहार का दौरा कर रहे हैं। विपक्षी दल इस बार नीतीश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का दावा भी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन सभाओं के साथ ही सोशल मीडिया पर के जरिए भी नीतीश और एनडीए सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बिहार में साल के अंत में चुनाव होना तय माना जा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से कभी भी इसके लिए आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। यही वजह है कि नेता विपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए पर निशाना साधकर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें एनडीए सरकार को निकम्मी बताया गया और कहा गया है कि 20 साल हो गए, कब तक बिहार की जनता इसे ढोएगी। इस कार्टून के पोस्ट होने के बाद से सियासी हलचल काफी बढ़ गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। बकरीद से पहले गाजियाबाद में बवाल। हिंदू संगठनों ने मीट से भरा ट्रक पुलिस के सामने फूका। यूपी के गाजियाबाद जिले के भोजपुर फरीदनगर रोड पर मंगलवार की आधी रात मांस से भरे एक ट्रक को पुलिस ने सामने हिंदू संगठन के लोगों ने आग के हवाले कर दिया। इस दौरान सड़क पर जमकर बवाल हुआ। मौके पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए थे। विवाद बढ़ता देख ट्रक चालक क्लीनर भागने लगे तो भीड़ ने उन्हें दबोच लिया और जमकर पिटाई। सूचना के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची और मामलों को शांत करवाने की कोशिश कर रही थी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने ट्रक में गौवंश का मीट होने का आरोप लगाकर ट्रक में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। आगे की कार्रवाई जारी है। बढ़ती अगली खबर की ओर। राहुल गांधी चीन पाकिस्तान के पेड एजेंट की तरह कर रहे हैं बात। सरेंडर शब्द पर भड़की बीजेपी।
लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से सीज़फायर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के बाद बीजेपी हमलावर हो चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पाकिस्तान और चीन के पेड एजेंट हो। पूरे विवाद की वजह राहुल की तरफ सीएम पीएम मोदी के लिए सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किए जाने के बाद शुरू हुआ है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि जिस तरह के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे पूरा संदेह है कि वे चीन या पाकिस्तान के पेड एजेंट लगते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। राहुल ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस वालों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, थोड़े से दबाव में ये डर कर भाग जाते। उन्होंने कहा था कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा था। कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनिया सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं। आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके पहलगाम में जो हमारे साथी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उसका बदला लिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और जब रिटेलिएशन हुआ तो 11 एयर बेस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस है। उसके बावजूद जिस प्रकार से, जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। वो दिन अलग थे जब 26/7 हुआ था और आप डोसियर खेलते थे। अब डोसियर नहीं, अब डोज दिया जाता है पाकिस्तान को, और राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है ये।
ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। अब वक्त हो चलो दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।